नमस्कार मित्रों, जी के भाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमने राजस्थान के 4 डिवाइडेशन देख लिए थे। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था उच्चावच की दृष्टि से। पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार। और पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषताएं हमने देखी थी। पश्चिमी रेगिस्तान में हमने पश्चिमी रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और पश्चिमी रेगिस्तान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धोरी कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। रेत के टीलों पर जो लहरदार धारियां पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उर्मी या उर्मिका कहा जाता है। और रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन कौन से रेत के टीले पाए जाते हैं उन टीलों के बारे में बात की थी। अनुधेरी टीला, अनुप्रस्थ टीला, बरखान टीला और अन्य प्रकार के जो टीले थे वो सभी टीले हमने देखे थे। अन्य प्रकार के टीलों में नेब का, सब्र काफिज, सीप टीला, तारा बालू का स्तूप, रेखीय, नेटवर्क बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूपों की चर्चाएं हमने की थी। देखो मित्रों, जो इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखा था, वो प्ले लिस्ट में सभी क्लासें हैं, वो पहले वाली क्लासों को देखो ताकि सीक्वेंस से आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। और जिसने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी आपको फ्री पढ़ाई जाती है। और इस चैनल के माध्यम से आप राजस्थान की सभी प्रतियोगी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। और अभी 2024 चल रहा है, अब भर्तियों का पिटारा लगभग खुल ही चुका है आपके लिए। बहुत सारी भर्तियां रनिंग में पड़ी हुई है। अब सभी भर्तियों की लगभग विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो ये साल यूँ मानो गोल्डन साल है 2024-25 आपके लिए। और यहाँ से लगभग हम काफ़ी आपको जो डीप मैटर है, कंटेंट है, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप आराम से तैयारी कर सकते हो ज्योग्राफी की। देखो, भौतिक स्वरूप में टीलों के प्रकार चल रहे थे जो लगभग हो गए हैं। अब वहाँ से सामान्य सी विशेषताएं और रेगिस्तान की कौन कौन सी विशेषताएं बची हुई है, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो देखो, अब राजस्थान का सामान्य जो ये भौतिक स्वरूप है टॉपिक, इसी के अंतर्गत सब टॉपिक अपना चल रहा था। उप टॉपिक रेगिस्तान की विशेषताएं, रेगिस्तान की विशेषताएं, रेगिस्तान की विशेषताएं। और काफी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी पॉइंट टू पॉइंट। कहां से क्वेश्चन आता है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है अपने। ठीक, अब आगे की विशेषता आपको क्या है, क्या पढ़नी है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आता है या आ सकते हैं, वो देखना है अपने को। तो देखो, कल आपने पढ़ा था कि रेगिस्तान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं, इन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। इस तरह से रेत के टीले पाए जाते हैं रेगिस्तान में। इन रेत के टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। और ये चीज अपन ने कल देख ली थी, धोरे। और धोरे नहीं आए तो धरियन कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि रेत के टीलों पर डिजाइन सी बनी रहती है, लहरदार धारियां बनी रहती है। इन लहरदार धारियों को क्या कहते हैं? इन लहरदार धारियों को उर्मी या फिर उर्मिका कहा जाता है। उर्मी या उर्मिका कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ये तो क्या है? रेत के टीले। रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? धोरे या धरियन। और रेत के टीलों पर जो लहरदार धारियां पाई जाती है, लहरदार धारियां, इन लहरदार धारियों को क्या कहा जाता है? उर्मी या फिर उर्मिका कहा जाता है। इसके अलावा यहां से और क्या क्वेश्चन आता है? तो इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि रेत के टीलों के मध्य बने हुए मार्ग को क्या कहा जाता है। देखो, ऐसे रेत का टीला बना रहता है और उसके बीच में ऐसे निम्न भूमि होती है जहां रास्ता बना लेते हैं रेगिस्तान के लोग, स्थानीय लोग, क्योंकि वो ऊँटों को लेकर जाते हैं। आपको पता है रेगिस्तान में बहुत सारे ऊँट वगैरह पाए जाते हैं, तो ऊँटों को लेकर जाते हैं। तो यहाँ से होते ही क्या बन जाता है? एक रास्ता बन जाता है। नीचे जगह होती है, यहाँ से डूम से नहीं जाते हैं, नीचे जगह से जाते हैं, तो ये क्या है? मार्ग बन जाता है। अब इस मार्ग को क्या कहते हैं ज्योग्राफिक लैंग्वेज में? क्वेश्चन क्या आएगा कि रेत के टीलों के बने हुए, रेत के टीलों के मध्य बने हुए मार्ग को क्या कहा जाता है? तो रेत के टीलों के मध्य बने हुए मार्ग को क्या कहा जाता है? इसे कारवा, कारवा भी कहा जाता है और इसे
डोसी भी कहा जाता है, सॉरी कारवा और गोसी, इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। रेत के टीलों के मध्य बने हुए मार्ग को कारवा कहा जाता है और गोसी कहा जाता है, गोसी या गासी। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीलों को धोरे कहा जाता है या धरियन कहा जाता है। इन रेत के टीलों पर बनी हुई डिजाइन को उर्मी या उर्मिका कहा जाता है। इनके मध्य बने हुए मार्ग को कारवा कहा जाता है या गासी कहा जाता है, कारवा या गासी कहा जाता है। अब देखो ये जो कारवा है ये इसका नाम क्यों रखा गया? बेसिकली कारवा किसे कहते हैं? ऊंटों के झुंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऊंटों के झुंड को कारवा कहा जाता है। और ये जो ऊंट के झुंड इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, इसीलिए इस रास्ते को भी कारवा कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम है गासी। रेत की टीलों के मध्य बने हुए मार्ग को कारवा कहा जाता है या गासी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा रेत के टीलों का जो ये वाला ऊपरी क्षेत्र है, डूम वाला क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, इस ऊपरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। डूम कहते हैं इसे। रेत की टीलों के ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? डूम कहा जाता है। इसके अलावा यहां से और क्या क्वेश्चन आते हैं? रेत की टीलों के प्रकार हो ही गए। रेत की टीलों के बने हुए मार्ग को, धारियों को, रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो देखो रेगिस्तान में आपने देखे होंगे कि काफी लंबी श्रृंखला में ऐसे रेत के टीले बने रहते हैं, लगातार कंटिन्यू ऐसे रेत के टीले बने रहते हैं। तो रेगिस्तान में जो लगातार श्रृंखला नुमा जो टीला बना हुआ रहता है उसे सामान्य भाषा में या स्थानीय भाषा में डोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोल। रेगिस्तान में लगातार श्रृंखला नुमा जो लंबा टीला बना रहता है उसे क्या कहते हैं? डोल कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि गांव में जैसे कोई नाडी वाडी हो या कुछ ही हो तो उसकी पाड़, उसे पाड़ कहते हैं। ठीक है, नाडी का जो दीवार सी बनी रहती है कच्ची मिट्टी की, उसे पाड़ कहते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऐसे जो टीले बने रहते हैं लंबे, तो उसे क्या कहते हैं? डोल कहा जाता है। सामान्य भाषा में वहाँ के लोग कहते हैं अपने बच्चों को, जब मान लो बच्चे वहां पर अगर चल जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं रेत के टीले पर, तो कहते हैं कि छोरा डोल पे मत जा, डोल पे मत जा। डोल, डोल किसे कहेंगे? इन भागों को। रेगिस्तान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं बहुत लंबे श्रृंखला में फैले हुए रहते हैं, लंबे लंबे टीले होते हैं, उन्हें डोल ही कहा जाता है वहां स्थानीय लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रेगिस्तान में पाए जाने वाले टीलों से बनते हैं। अब इसके अलावा आगे का जो टॉपिक है या आगे का जो उप टॉपिक है वो है रेगिस्तान में कौन कौन सी जल संरक्षण की विधियां हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाली जल संरक्षण की विधियां, इसी के तहत रेगिस्तान की विशेषताओं के अंतर्गत है ये टॉपिक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इनका। हाँ, आगे का टॉपिक है आपका रेगिस्तान में पाई जाने वाली जल संरक्षण की विधियां। रेगिस्तान में पाई जाने वाली जल संरक्षण की विधियां, जल संरक्षण की विधियां, ये जो टॉपिक है ये आजकल किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अलग से दिया हुआ रहता है। आप किसी भी सिलेबस को देखकर उठाकर देखना, आपको ये टॉपिक जल संरक्षण की विधियां अलग से ही नजर आएगा। और यहां से अगर टॉपिक ही अलग दे रखा है मतलब क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है, 100% है। अपने को समझना है कि कौन कौन सी विधियां हैं जल संरक्षण की जो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो देखो रेगिस्तान में जल संरक्षण की विधियों में आपकी पहली जो विधि है वो है मरहो। मरहो, मरहो किसे कहा जाता है? तो मरहो किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में जो निम्न भूमि पाई जाती है उस निम्न भूमि को मरहो कहा जाता है। निम्न भूमि को गर्त भी कहा जाता है या गड्ढा भी कहा जाता है। गर्त या गड्ढा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। निम्न भूमि का मतलब क्या होता है? एक गड्ढे नुमा भूमि, ऐसी भूमि जो कैसी हो? गड्ढे के रूप में बनी हुई रहती है।
या गर्त के रूप में बनी हुई रहती है, उसे ही क्या कहते हैं, मरहो कहा जाता है। रेगिस्तान में बनी हुई निम्न भूमि को मरहो कहा जाता है। दूसरी विधि है टाट। टाट को प्लाया भी कहा जाता है। टाट या फिर प्लाया किसे कहा जाता है, टाट या प्लाया? तो देखो, रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को टाट या प्लाया कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, टाट या प्लाया कहा जाता है। अस्थायी झील किसे कहा जाता है? ऐसी झील जो परमानेंट नहीं बनी हो, मतलब बरसात आने पर तो उसमें पानी भर जाता है, वो झील का रूप ले लेती है, और सूखने पर वो गड्ढा रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टाट या फिर प्लाया कहा जाता है। अस्थायी झीलों को ही टाट या प्लाया कहा जाता है। ठीक, तीसरी अगली विधि है आपकी रन, और यहां से क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, रन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो रन क्षेत्र किसे कहते हैं? रेगिस्तान में जो दलदली भूमि पाई जाती है, उसी दलदली भूमि को ही क्या कहते हैं, रन कहते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। इन तीनों ही विधियों को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे रेगिस्तान में रेत की टीले पाई जाती हैं, इस तरह से रेत के टीले पाए जाते हैं। अब ये जो रेत के टीले हैं, जैसे ये रेत का टीला है, इन दोनों ही रेत की टीलों के मध्य में ऐसे निम्न भूमि बनी हुई है। अब ये जो निम्न भूमि है, नीची भूमि है, गड्ढे नुमा भूमि है, इस निम्न भूमि को ही हम क्या कह सकते हैं, मरहो कह सकते हैं। अभी आपने देखा कि मरहो किसे कहते हैं, रेगिस्तान में जो निम्न भूमि पाई जाती है या गड्ढे नुमा भूमि पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। तो दो टीलों के मध्य गर्त भूमि पाई जाती है, निम्न भूमि पाई जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, मरहो कहेंगे। इस निम्न भूमि में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो ये अस्थायी झील बन जाती है। जैसे ही बरसात आती है तो इसमें क्या है, पानी भर जाता है इसी निम्न भूमि में। ये लो साहब, पानी भर दिया, इसमें पानी भर गया, ठीक है। अब पानी भर गया तो ये कुछ समय के लिए झील का रूप ले लेती है, अस्थायी झील बन जाती है। इसी अस्थायी झील को क्या कहेंगे, टाट या प्लाया। रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, टाट या प्लाया कहा जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अस्थायी झील, अस्थायी झील। अस्थायी झील को क्या कहेंगे, टाट या फिर प्लाया कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, टाट या प्लाया कहा जाता है। अब ये जो पानी भरा हुआ है बरसात का, धीरे 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 ये सूखने लगता है, और सूखता सूखता ये कीचड़ का रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है, कीचड़ का, दलदली भूमि का रूप ले लेता है। इस तरह से ये दलदली भूमि का रूप ले लेता है। और दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, अभी देखा था आपने कि रेगिस्तान में दलदली भूमि पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी दलदली भूमि, दलदली भूमि। और दलदली भूमि को हम क्या कह सकते हैं, रन कहते हैं। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे रन क्षेत्र हैं जो राजस्थान में और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसलमेर का रन क्षेत्र है, थोप रन क्षेत्र है, बाप रन क्षेत्र है, बहुत सारे रन क्षेत्र हैं। और बहुत बड़ा रन क्षेत्र आपको कच्छ का रन आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह से ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है। ज्योग्राफी में बस कुछ लैंग्वेज ही है जो अपने को याद रखनी है। और मेरे हिसाब से इस चित्र के माध्यम से आप इन तीनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मरहो, टाट और रन किसे कहा जाता है। इन तीनों के अलावा अगली जो जल संरक्षण की विधि है वो देखो, नेक्स्ट आगोर विधि। अगली विधि कौन सी है, आगोर विधि। आगोर विधि किसे कहा जाता है, आगोर विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो देखो, रेगिस्तान के घर देखे होंगे आपने। रेगिस्तान के घर कैसे बनाए जाते हैं, पीछे एक या दो कमरा, उसके बाद एक बहुत बड़ा चौकान होता है जिसे आंगन कहते हैं। और आंगन के बाद आंगन के चारों तरफ क्या होती है, दीवार बनी रहती है। उस आंगन को इस तरह से बनाया जाता है, ढाल नुमा बनाया जाता है, ताकि बरसात का पानी गिरे तो वो बहकर आगे निकल जाए। और उस ढाल का, उस आंगन का कनेक्शन किससे कर देते हैं, वो एक टाके से कर देते हैं। टाका क्या होता है, देखो, रेगिस्तान में पानी इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है जो नीचे से कैसा होता है,
नीचे से सकरा और ऊपर से चौड़ा होता है। इस तरह से गड्ढा बना दिया जाता है। इस तरह से एक गड्ढा बना दिया जाता है जो ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से कैसा होता है, सकरा होता है। इसे कहा जाता है टाका। तो रेगिस्तान में आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण क्या कहलाता है, टाका कहलाता है। आगोर विधि में क्या होता है, आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण, आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण, आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण ही क्या कहलाता है, आगोर विधि कहलाता है। इसमें एक और ध्यान रखना है, शायद RS प्री 2017 में क्वेश्चन आया था कि इस टांके के द्वार को क्या कहा जाता है, जहां से इस टांके में पानी डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस टांके के जो द्वार है, इस टांके के द्वार को अलग से इस तरह से द्वार रखा जाता है, इस द्वार को क्या कहा जाता है। तो इस टांके के द्वार को इंडू या सुराख कहा जाता है। टांके के द्वार को क्या कहा जाता है, इंडू या सुराख। इंडू भी कहते हैं और सुराख भी कहते हैं। फिर से सुनो, आगोर विधि में क्या होता है, रेगिस्तान में आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण आगोर कहलाता है। और आंगन के माध्यम से पानी इकट्ठा किसमें किया जाता है, टांके में किया जाता है। आंगन के माध्यम से जो जल संरक्षण किया जाता है वो किसमें, टांके में। और इस टांके के द्वार को क्या कहा जाता है, इंडू या फिर सुराख कहा जाता है। ये हो गई आपकी आगोर विधि। आगोर विधि के बाद में अगली जो विधि है आपकी नाड़ी। नाड़ी और नाड़ी लगभग अधिकतर बच्चे जानते हैं। नाड़ियों का निर्माण कहाँ किया जाता है, बिल्कुल गांव के बाहर और गांव से है सटे हुए क्षेत्र में किया जाता है। नाड़ियों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो देखो इनका मुख्य रीजन क्या है, मेन पर्पज क्या होता है नाड़ी बनाने का। तो मेन पर्पज होता है कि गांव के जितने भी मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए गर्मियों में अधिकतर तालाब वगैरह सूख जाते हैं या सुखा दिए जाते हैं। सुखाने से मतलब है कि आपको पता है अभी फसलें चल रही है, रबी की फसलें चल रही है, तो रबी की फसलों को या खरीफ की फसलों को पानी पिलाने के लिए इंजन लगाकर उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। क्योंकि तालाब सार्वजनिक होते हैं तो पानी उसमें निकाल लिया जाता है, तो मवेशियों के पानी पीने के लिए नहीं बचता है। तो इन नालियों का निर्माण किया जाता है और वहां पर पानी निकालने पर रोक लगा दी जाती है कि कम से कम जानवरों के पानी पीने के लिए तो कुछ होना चाहिए, इसीलिए ये नालियां बनाई जाती है। और जानवरों के पानी पीने के अलावा जो ग्रामीणवासी है उनका जो दैनिक जीवन का कार्य है वो भी इसमें हो जाता है, जैसे नहाने धोने का कार्य है वो सब इसमें कर लेते हैं। तो नाड़ी की डेफिनेशन क्या बनेगी, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और पशुओं को पानी पिलाने के लिए जो जल संरक्षण किया जाता है उसे नाड़ी कहा जाता है। देखो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, वह पशुओं को पानी पिलाने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए किया गया जल संरक्षण क्या कहलाता है, नाड़ी कहलाता है। दैनिक आवश्यकता की पूर्ति वह पशुओं को पानी पिलाने के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी में जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसका जो पर्पज है वो कृषि कार्य करना नहीं होता है। अगली जो विधि है आपकी वो है मोस्ट इंपोर्टेंट विधि, जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, खड़ीन किसे कहा जाता है। खड़ीन, देखो खड़ीन क्या होता है, खड़ीन भी बेसिकली एक नाड़ी टाइप का गड्ढा ही होता है, तालाब टाइप का छोटा गड्ढा होता है, तालाब जितना बड़ा नहीं होता। लेकिन वर्तमान में खड़ीन को हम पॉन्ड्स कहते हैं। खेतों में पॉन्ड का निर्माण किया जाता है। और पॉन्ड का निर्माण क्यों किया जाता है, कृषि कार्य करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फसलों को पानी पिलाने के लिए किया जाता है। तो जो पॉन्ड बनाए जाते हैं वर्तमान में उन्हें ही क्या कहते हैं, खड़ीन कहा जाता है। तो खड़ीनों का निर्माण क्यों किया जाता है, किस पर्पज से किया जाता है, केवल और केवल
सिंचाई के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीने कहाँ पर पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीने पाई जाती है जैसलमेर में। और सबसे पहले जब खड़ीन का निर्माण करवाया गया था तो उस समय एक खड़ीन पर 1/4 टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। खड़ीन का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले खड़ीनों का निर्माण करवाया गया था या किया गया था। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले खड़ीनों का निर्माण क्यों करते हैं, तो कृषि कार्य करने के लिए, वो सिंचाई करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, वो सिंचाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए किया गया जल संरक्षण, किया गया जल संरक्षण। हाँ देखो, कृषि कार्य करने के लिए और सिंचाई करने के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, खड़ीन कहा जाता है। सर्वप्रथम खड़ीन का निर्माण किसने करवाया था, तो देखो सर्वप्रथम खड़ीन का निर्माण, सर्वप्रथम खड़ीन का निर्माण किसने करवाया था, खड़ीन का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। सर्वप्रथम खड़ीन का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले खड़ीनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक खड़ीने कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक खड़ीन कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। देखो, कृषि कार्य करने के लिए और सिंचाई करने के लिए जो जल संरक्षण किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है। सर्वप्रथम खड़ीन का निर्माण किसने करवाया था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और सर्वाधिक खड़ीने कहां पर पाई जाती है, तो जैसलमेर में पाई जाती है। खड़ीन के बाद में अगली जो विधि है आपकी वो है टोबा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगली विधि है आपकी टोबा। टोबा, और टोबा क्या होता है, टोबे का निर्माण क्यों करवाया जाता है, वो देखो। नेक्स्ट विधि है टोबा। टोबा किसे कहा जाता है, सबसे पहली बात तो देखो, टोबा बिल्कुल नाडी और खड़ीन के जैसा होता है, लेकिन दोनों से बहुत अधिक गहरा किया जाता है। और इसका पर्पज भी कृषि कार्य करने के लिए ही करवाया जाता है। इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है, कृषि कार्य करने के लिए, फसलों को पानी पिलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए। बस मेनली इसका स्वरूप कैसा होता है, तो नाडी जैसा ही होता है या खड़ीन जैसा होता है, लेकिन दोनों से, नाडी और खड़ीन से अधिक गहरा होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, नाडी और खड़ीन को खोदकर और अधिक गहरा कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, टोबा कहलाता है। नाडी व खड़ीन को खोदकर अधिक गहरा करना, अधिक गहरा करना क्या कहलाता है, टोबा कहलाता है। टोबा कहलाता है। नाडी और खड़ीन को खोदकर अधिक गहरा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, टोबा कहलाता है। कुल मिलाकर आपको ये नाम याद रहना चाहिए कि टोबा भी एक जल संरक्षण की विधि है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और कहेगा कि निम्न में से कौन सा जल संरक्षण की विधि नहीं है। अब उसमें 3 तो जल संरक्षण की विधियां होगी और 1 नहीं होगा, और वो नाम भी ऐसा अटपटा सा देगा। अगर अपने को याद नहीं होगी जल संरक्षण की विधियां तो वो शब्द अपने पहचान में ही नहीं आएगा कि कौन सी जल संरक्षण की विधि है और कौन सी नहीं है। इसलिए अपने को नाम याद रखना है कि टोबा क्या है, जल संरक्षण की एक विधि है। टोबा के बाद में अगली आपकी जल संरक्षण की विधि है बेरी। बेरी, और बहुत सारे ग्रामीण बच्चे इस शब्द से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे।
बेरी किसे कहा जाता है? तो देखो, बेरी होती है छोटे छोटे कुएं, जिसे गांव में कुई कहा जाता है। उस छोटे छोटे कुएं को बेरी कहा जाता है। डेफिनेशन मिलती है कि रेगिस्तान में जो छोटे छोटे कुएं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे छोटे कुएं, पाए जाने वाले छोटे कुएं क्या कहलाते हैं? बेरी कहलाते हैं। और रेगिस्तान में क्या, रेगिस्तान के अलावा भी बहुत सारी जगह इन्हें बेरी ही कहा जाता है, जो छोटी कुएं होती है उन्हें। अगली विधि है आपकी बेरा। बेरा, अब आपने अभी बेरी को देखा तो बेरी से आपने जाना कि बेरी किसे कहते हैं? कुई को कहते हैं या छोटे कुएं को कहते हैं। तो अब आप जैसे ही आपने बेरा देखा तो आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि यार बेरी यदि कुई है तो बेरा क्या होगा? कुआं होगा। हाँ, अनुमान सही है आपका, लेकिन यहां से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछता कि बेरी कुई है या बेरा कुआं है। क्या है बेरा? नहीं, क्षेत्रों से क्वेश्चन आता है कि बेरा कुआं तो है, लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? मेवाड़ में पाया जाता है, ढूंढाड़ में पाया जाता है, शेखावाटी में पाया जाता है, या फिर हाड़ौती में पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि मेवाड़ में पाए जाने वाले कुएं को क्या कहते हैं, या फिर बेरा कुआं कहां पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, ढूंढाड़। ऐसा तो अपने को यह पता होना चाहिए कि बेरा जो कुआं है या फिर कहाँ के कुएं को बेरा कहा जाता है। तो देखो, बेरा कहाँ के कुएं को कहा जाता है? ढूंढाड़ में पाए जाने वाले कुएं को बेरा कहा जाता है। ढूंढाड़ में पाया जाने वाला कुआं, पाया जाने वाला कुआं, ढूंढाड़ में पाया जाने वाला कुआं क्या कहलाता है? बेरा कहलाता है। अगला है आपका सेजा। सेजा किसे कहा जाता है? तो देखो, सेजा भी एक कुआं ही होता है, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है। यहां पर सेजा मेवाड़ में पाया जाने वाला कुआं, मेवाड़ में पाया जाने वाला कुआं, मेवाड़ में पाया जाने वाला कुआं क्या कहलाता है? सेजा कहलाता है। अगला है आपका जोहड़। जोहड़, जोहड़ किसे कहा जाता है? 3-4 बारी कम से कम क्वेश्चन में आ गया है, पेपर में आ गया है। जोहड़ क्या होता है या किसे कहा जाता है? तो देखो, शेखावाटी के क्षेत्र में जो कुआं पाया जाता है उसे कहा जाता है जोहड़। शेखावाटी यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथारा, यहां पर जो कुआं होता है उसे क्या कहते हैं? जोहड़ कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं को, शेखावाटी में पाया जाने वाला कुआं, शेखावाटी में पाया जाने वाला कुआं क्या कहलाता है? जोहड़ कहलाता है। ये जल संरक्षण की विधियां भी है, साथ ही साथ भौगोलिक शब्दावलियां भी है। बेरी, रेगिस्तान में जो छोटी छोटी कुएं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है। बेरा, ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं उन्हें बेरा कहा जाता है। सेजा, मेवाड़ क्षेत्र में जो कुआं पाया जाता है उसे सेजा कहते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। इसके अलावा अगली जो आपकी शब्दावली है वो है, यह जल संरक्षण की विधि है, वो कौन सी है? मदार। मदार किसे कहा जाता है? देखो, बहुत अच्छी शब्दावली है मदार। मदार क्या होता है? तो आपने काफी सारे बांध देखे होंगे राजस्थान में बने हुए, छोटे बांध हो या बड़ा बांध हो, प्रत्येक बांध में एक लिमिट रखी जाती है पानी भरने की। एक सीमा निर्धारित की जाती है कि इससे ऊपर पानी अपने को नहीं भरना है। किसी भी बांध में पानी का जो स्तर चेक करने के लिए या लेवल चेक करने के लिए भी वो सीमा होती है, और साथ ही साथ उसके साथ एक पैमाना बना दिया जाता है कि इससे ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो आसपास के गांव क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। जैसे बिशलपुर बांध में भी पैमाना है, और उस पैमाना में 315 या 316 की सीमा निर्धारित की गई है कि इससे ऊपर पानी नहीं भरेंगे, आसपास के ग्राम डूब जाते हैं इसीलिए। और उसके बाद में जैसे ही वहां तक पानी आता है तो फाटक खोल दी जाती है, उस बांध के, उस डैम के गेट
खोल दिए जाते हैं। वो जो सीमा होती है उसी सीमा को क्या कहा जाता है? मदार कहा जाता है। जल भराव के लिए की गई सीमा निर्धारित उसे क्या कहते हैं? मदार कहा जाता है। देखो मदार की डेफिनेशन क्या बनती है? जल भराव के लिए सीमा निर्धारित करना या निश्चित सीमा निर्धारित करना। निश्चित सीमा निर्धारित करना, जल भराव के लिए निश्चित सीमा निर्धारित करना क्या कहलाता है? मदार कहलाता है। अगली जो जल संरक्षण की विधियां हैं और यहीं से ऐसी कोई शब्दावली है तो वो कौन सी है? वो है नेहटा। नेहटा किसे कहा जाता है? नेहटा, देखो गांव में एनीकट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बांध कहा जाता है जिन्हें एनीकट, सभी जानते होंगे। उन एनीकटों में क्या है, कुछ इस तरह से उनका निर्माण किया जाता है कि जब उसमें पानी अधिक होता है तो वो एक्स्ट्रा पानी के रूप में, अतिरिक्त पानी के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है, इधर से ऊपर फिर इधर से थोड़ा नीचे, यहाँ पर ऐसा गेट छोड़ा जाता है दोनों तरफ बराबर। अब यहाँ तक जो पानी भर दिया जाता है, जैसे ही यहाँ तक पानी आता है तो उसमें से यहाँ तक पानी आ जाता है, यहाँ तक, तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो इस दरवाजे से बाहर निकल जाता है, इस तरह से बाहर निकल जाता है, वो चादर के रूप में, जिन्हें हम चादर कहते हैं। और बरसाती दिनों में छोटे मोटे बांध या गांव के निकट के आसपास जब चादर डालती है तो उसे बहुत प्यारा दृश्य लगता है, उसे हम देखने जाते हैं। यहाँ से क्या गिरती है? चादर गिरती है, चादर के रूप में ये पानी क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए जो ये द्वार रखा जाता है, इस द्वार को ही क्या कहा जाता है? नेहटा कहा जाता है। अतिरिक्त जल निकासी के लिए रखा गया द्वार क्या कहलाता है? नेहटा कहलाता है। अतिरिक्त जल निकासी के लिए, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जल निकासी के लिए, निकासी यानी निकालना, निकासी के लिए रखा गया द्वार क्या कहलाता है? नेहटा कहलाता है। और आप रखा गया द्वार, इस द्वार के स्थान पर यहां पर आप चादर भी लिख सकते हो, और इस चादर शब्द से आपको याद रह जाएगा कि चादर जहां से डालती है उसी स्थान को क्या कहा जाता है? नेहटा कहा जाता है। मदार, नेहटा। और इसके बाद में अगली जो आपकी विधि है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब जैसा कि इसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन यानी क्या होता है? बरसात, वर्षा, वाटर यानी होता है पानी, यानी घरों की छतों पर जब बरसात का पानी भर जाता है तो उस बरसात के पानी को किसी पाइप के द्वारा सीधा भूमिगत किया जाता है, उसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस विधि के द्वारा जल स्तर ऊपर आता है। क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? छतों के पानी को या छतों पर भरे हुए वर्षा के पानी को पाइपलाइन के द्वारा भूमिगत करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि कहलाता है। लिखता हूं मैं यहां पर, छतों पर भरे हुए वर्षा के पानी को, छतों पर भरे हुए वर्षा के पानी को पाइपलाइन के माध्यम से भूमिगत करना। भूमिगत, और भूमिगत यानी सीधा जमीन में गाड़ देना, भूमिगत करना क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि कहलाती है। और अब तक जितनी भी विधियां आप लोगों ने पढ़ी उनमें से एकमात्र रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि है जिसे आधुनिक विधि माना जाता है। ये कैसी विधि है? आधुनिक विधि। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि कैसी है? आधुनिक। यदि यहां से क्वेश्चन ए भी आता है कि निम्न में से जल संरक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है,
तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें ये किसी भी विधि से कोई भी नाम दे सकता है, साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम भी देगा। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग विधि क्या है, आधुनिक विधि है। ये सभी जल संरक्षण की विधियां हैं। अब इनके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड हो, तो देखो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मित्रों, मेरे को ध्यान नहीं रहता है, मैं जैसे ही थोड़ा आउट साइड हो जाता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सारी की सारी आपकी काम की चीजें हैं। अगला एक बहुत अच्छा शब्द है जो एनसीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना फुल है, लगभग आ चुका है 2-3 बारी तो, और आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखो एक शब्द है आपका, बजादा किसे कहा जाता है? बजादा, बजादा किसे कहा जाता है? तो बजादा किसे कहा जाता है? देखो रेगिस्तान में ऐसा क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र हो, जहां पर चट्टानें पाई जाती हो, पर्वत पाए जाते हो, ठीक है, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र हो। रेगिस्तान में पाया जाने वाला पर्वतीय क्षेत्र जहां पर पर्वतों के नीचे वाले भाग में पानी आकर रुक जाता है, उस भाग को कहा जाता है बजादा। जैसे पर्वत से यहां से पानी आएगा, यहां से क्या है, पानी आएगा बरसात के दिनों में, तो ये पानी यहां से आकर कहां रुक जाता है, नीचे वाले भाग में, यहां पर पर्वत के नीचे वाले भाग में आकर रुक जाता है। इसी क्षेत्र को कहा जाता है बजादा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बजादा कहा जाता है। पर्वतों का नीचे वाला क्षेत्र, पर्वतों का नीचे वाला क्षेत्र या नीचे का क्षेत्र जहां पर्वतीय पानी या पर्वतीय जल आकर रुक जाता है, जहां पर्वतीय जल रुक जाता है, वो क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। पर्वतों के नीचे का क्षेत्र जहां पर्वतीय पानी आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसे बजादा कहा जाता है। अगली शब्दावली है आपकी, बालसन किसे कहा जाता है? बालसन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बालसन किसे कहते हैं? तो देखो रेगिस्तान में ऐसा क्षेत्र जहां बहुत सारी चट्टानें वगैरह हो, पर्वत वगैरह हो, और उन चट्टानों के बीच में जो खाली जगह है उसमें जब बरसात का पानी भर जाता है, वो एक झील का रूप ले लेता है, तो उस झील को बालसन कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान में बहुत सारी चट्टानें हैं, जैसलमेर में है, जालौर में है, बाड़मेर में है, ठीक इस तरह से पर्वतीय भाग रेगिस्तान में पाया जाता है। लेकिन इस पर्वतीय भाग के नीचे बीच में ऐसी खाली जगह होती है इस टाइप की, ठीक, ये जो खाली जगह है इसमें क्या है, बरसात का पानी भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है, और ये एक तरह से किसका रूप ले लेती है? झील का रूप ले लेती है। इसी झील को बालसन कहा जाता है। दो चट्टानों के मध्य बनी हुई झील को किस नाम से जाना जाता है? बालसन के नाम से जाना जाता है। इसे बालसन के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। दो चट्टानों के मध्य बनी हुई झील बालसन कहलाती है, और यह झील अधिकतर मीठे पानी की होती है। तो देखो किसे कहा जाता है बालसन? चट्टानों के मध्य बनी हुई मीठे पानी की झील, चट्टानों के मध्य बनी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। चट्टानों के मध्य बनी मीठे पानी की झील को ही क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। अगला जो आपका शब्द है वो है गिरिपद। गिरिपद, गिरिपद किसे कहा जाता है? अगर आप इस शब्द का भी टुकड़े कर दे हो तो भी अपने को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सकता है। गिरि यानी क्या होता है? पर्वत या चट्टान, और पद यानी क्या होता है? पेड़, यानी कि पर्वत का नीचे वाला क्षेत्र। इतना तो यहां से स्पष्ट हो गया, गिरिपद पर्वतों के नीचे वाला क्षेत्र। अब रेगिस्तान में मान लो कोई चट्टानें हैं और उन चट्टानों के नीचे वाला क्षेत्र है, तो उसे गिरिपद क्यों कहते हैं?
तो देखो गिरिपद इसलिए कहते हैं कि जब रेगिस्तान में तेज गति से हवा चल रही है, जैसे यहां से चट्टानें बनी हुई है, इस तरह से ये पर्वत बने हुए हैं, ये पर्वत बने हुए हैं, हाँ पर्वत बने हुए हैं। अब मान लो इधर आगे रेगिस्तान फैला हुआ है, अब इधर से हवा चलेगी यूं, तो यहां से रेत उड़ उड़ कर कहां जाएगी, इधर चट्टान के टक्कर खाएगी और चट्टान के टकरा कर कहां गिरेगी, वो चट्टान के इस नीचे वाले क्षेत्र में। तो रेगिस्तान में चट्टानों का वह क्षेत्र या चट्टानों का नीचे वाला क्षेत्र जहां पर रेत के टीले या रेत इकट्ठी हो जाती है, बालू रेत इकट्ठी हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, गिरिपद कहा जाता है। पर्वतपदीय क्षेत्र, पर्वतपदीय क्षेत्र यानी होता है पर्वत के पैर वाला क्षेत्र। रेगिस्तान में पाया जाने वाला पर्वतपदीय क्षेत्र, रेगिस्तान में पाया जाने वाला पर्वतपदीय क्षेत्र जहां पर रेत इकट्ठी हो जाती है, जहां पर क्या हो जाती है, रेत इकट्ठी हो जाती है, उसे ही गिरिपद कहा जाता है, या इसका एक और नाम मिलता है पेडीमेंट। इसे और क्या कहते हैं, पेडीमेंट। पेडीमेंट या गिरिपद किसे कहा जाता है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला पर्वतपदीय क्षेत्र जहां पर रेत इकट्ठी हो जाती है, उसे गिरिपद या पेडीमेंट कहा जाता है। अब ये जितनी भी शब्दावली मैंने आपको बताई सब एनसीईआरटी बेस पर है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। नेक्स्ट अगली शब्दावली है आपकी यही से बालसन बजाता, हाँ शब्दावली क्या, अब जल संरक्षण बची हुई है। जल संरक्षण की लगभग सभी विधियां हो गई हैं, एक विधि बची हुई है, उस विधि को कहा जाता है बाव। और बाव को बावड़ी भी कहा जाता है, बावड़ी। अब आपको पता है बावड़ी में पानी भरा जाता है, ठीक, प्राकृतिक नेचुरल नीचे से पानी आता है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन पानी इकट्ठा करने की एक विधि है जल संरक्षण की, क्या है, एक विधि है बावड़ी। बावड़ी होती क्या है, सीढ़ीदार कुआं। किसे कहा जाता है बावड़ी, सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुआं होता है एक, जिसे हम बावड़ी कहते थे। अब देखो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो लगभग आपने सभी जल संरक्षण की विधियों के नाम देख लिए हैं। अब उसमें से एक नाम बाव हो या बावड़ी हो तो भी अपन पहचान जाएंगे कि बाव या बावड़ी जल संरक्षण की एक विधि है, लेकिन बावड़ी का एक और नाम है जो अक्सर हम नहीं जानते हैं। यदि वैसा नाम आता है तो यहाँ से बच्चे इसको गलत कर सकते हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन सा शब्द है, ये क्या चीज है। तो बावड़ी को और क्या कहते हैं, देखो बावड़ी को कहा जाता है सकंदू। क्या कहा जाता है, सकंदू। और इससे भी एक और अलग नाम है, बावड़ी को करकंदू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, करकंदू। तो ये सारे नाम हैं बावड़ी के। बावड़ी को बाव कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है, सकंदू कहा जाता है या करकंदू कहा जाता है। लेकिन बावड़ी है क्या, है एक जल संरक्षण की विधि। एक सीढ़ीदार कुआं होता है जो जिसमें जमीन के अंदर से भी पानी आता है और बरसाती पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाता है। ये जल संरक्षण की सभी विधियां समाप्त होती हैं। लेकिन अब आखिरी टॉपिक आपका है, जैसे बाव आया बावड़ी आई गई, तो बावड़ियां वैसे हम कल्चर में पढ़ते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी फेमस बावड़ियां हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है अपने कल्चर में, कला संस्कृति में। लेकिन अब बावड़ी है ही सही, तो मैं आपको 2-4 इंपॉर्टेंट बावड़ी के नाम भी यही बता देता हूं। देखो बावड़ियां कौन कौन सी बावड़ियां हैं जो अपने को याद होनी चाहिए, जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कितनी ही बार बावड़ी से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसमें फेमस बावड़ी जैसे चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ है, आभानेरी दौसा में है, और चांद बावड़ी से बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसी बावड़ियां हैं, 2-5 नाम ऐसे हैं जो आपको राजस्थान की बावड़ियों के नाम याद होने चाहिए। बाकी कल्चर में आप पढ़ ही लोगे, यहाँ पर बावड़िया का नाम आ गया, इसीलिए कुछ बावड़ी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। जैसे पहली जो बावड़िया है, लिख देता हूँ मैं बावड़िया।
बावड़ियां। अब पहली बावड़ी आप देखो, लाहिनी की बावड़ी, लाहिनी की बावड़ी, यस इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट बावड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में लाहिनी की बावड़ी कहां पर है, कौन से जिले में है? तो लाहिनी की बावड़ी कहां पर है? लाहिनी की बावड़ी राजस्थान में सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही में। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाहिनी की बावड़ी को राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी माना जाता है। राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है? तो लाहिनी की बावड़ी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, सबसे प्राचीन बावड़ी है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। कौन सी बावड़ी? लाहिनी की बावड़ी। कहां पर है? सिरोही जिले में। अगली नेक्स्ट बावड़ी है आपकी दूध बावड़ी। दूध बावड़ी कहां पर है? राजस्थान में। तो दूध बावड़ी भी कहां है? सिरोही में है। दूध बावड़ी कहां है? सिरोही में है। अगली बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी कहां है? त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। दूध बावड़ी सिरोही में है, त्रिमुखी बावड़ी कहां है? उदयपुर में है। नेक्स्ट अगली बावड़ी है कोडम देसर की बावड़ी। कोडम देसर की बावड़ी, कोडम देसर की बावड़ी राजस्थान में कहां है? बीकानेर में है। कोडम देसर की बावड़ी कहां है? बीकानेर में है। अगली बावड़ी है आपकी नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी। और ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करता है, बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां से 3-4 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां है? जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया कि नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां है, तो बहुत सारे बच्चे वहां जो ऑप्शन आता है उसमें बूंदी आता है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ऐसे ऑप्शन आएंगे। अधिकतर बच्चे जिन्हें नौलखा शब्द जाना पहचाना लगेगा वो डायरेक्ट बूंदी लगा देते हैं। नौलखा बावड़ी बूंदी में नहीं है। नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर। बिल्कुल हाँ मित्रों, ये गलती बहुत सारी करते हैं स्टूडेंट। देखो डूंगरपुर में है आपकी नौलखा बावड़ी, तो फिर बूंदी में क्या है? बूंदी में नौलखा झील है। क्या है? नौलखा झील। क्वेश्चन आ जाए नौलखा झील राजस्थान में कहां है? तो बूंदी में है। नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर में। नौलखा दरवाजा कहां है? तो सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का एक दरवाजा, उसका नाम है नौलखा दरवाजा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर में। और नौलखा झील, नौलखा झील, नौलखा झील है बूंदी में। बावड़ी डूंगरपुर, झील बूंदी। अगली जो आपकी बावड़ियां हैं नेक्स्ट, वो है घोसुंडी बावड़ी। कहां है? घोसुंडी बावड़ी, घोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। कहां है? चित्तौड़ में। घोसुंडी बावड़ी कहां है? चित्तौड़ में है। घोसुंडी अभिलेख का नाम सुना होगा आपने, घोसुंडी शिलालेख का नाम सुना होगा, तो घोसुंडी शिलालेख भी कहां है? चित्तौड़ में है। और वही एक बावड़ी है जिसका नाम भी घोसुंडी बावड़ी है। अगली जो बावड़ी है आपकी वो है बड़गांव की बावड़ी। बड़गांव की बावड़ी। और बड़गांव की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? कोटा में है। बड़गांव की बावड़ी कहां है? कोटा में है। नेक्स्ट इसके बाद में इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। कहां है? राजस्थान में। रानी जी की बावड़ी। देखो मित्रों, राजस्थान में बावड़ियों से सर्वाधिक क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो दो ही बावड़ियों से अधिकतम क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो रानी जी की बावड़ी और एक चांद बावड़ी। कितने ही पेपरों में आप देख लो, ये दोनों ही बावड़ियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहां है? बूंदी में। और आखिरी टाइम जब इससे क्वेश्चन आया था तो वहां पूछा था कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने। नाथावती ने, नाथावती, रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। इसीलिए इस बावड़ी को रानी जी की बावड़ी कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी है कहाँ? बूंदी में। यदि स्थान पूछ ले कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है तो क्या करना है? बूंदी। और ये पूछ ले कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगली बावड़ी है आपकी गुलाब बावड़ी। कहाँ है? राजस्थान में। गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट अगली बावड़ी है आपकी अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी, गुलाब बावड़ी बूंदी, अनारकली की बावड़ी कहाँ है? बूंदी। स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बावड़े और बची हुई है। अगली जो नेक्स्ट आपकी बावड़ी है वो देखो कौन सी है। अगली बावड़ी है छोटी बावड़ी बड़ी बावड़ी। छोटी बावड़ी और बड़ी बावड़ी दोनों ही कहाँ हैं? दौसा में है। छोटी बावड़ी बड़ी बावड़ी, छोटी बावड़ी बड़ी बावड़ी, दोनों बावड़ियां कहाँ हैं? दौसा में है। नेक्स्ट फिर बहुत फेमस बावड़ी है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? सभी जानते हैं चांद बावड़ी राजस्थान में कहां है? आभानेरी। आभानेरी, आभानेरी कहां पड़ता है? दौसा। चांद बावड़ी कहां है? आभानेरी, दौसा। और चांद बावड़ी से तो सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको यहां से मान लो वापस क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर की चांद बावड़ी राजस्थान में कहां है और चारों ही ऑप्शन में आभानेरी या दौसा नहीं हो, तब क्या करेंगे? तो अपने को इसका विकल्प भी पता होना चाहिए। देखो चांद बावड़िया राजस्थान में दो है। एक चांद बावड़ी जो अत्यधिक क्वेश्चन आता है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, और यही क्वेश्चन वापस आता है और आभानेरी नहीं है ऑप्शन में, दौसा नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब वो सेकंड वाली चांद बावड़ी पूछ रहा है आपसे। तो सेकंड चांद बावड़ी है सॉरी जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। सेकंड चांद बावड़ी, सेकंड चांद बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। सेकंड चांद बावड़ी जोधपुर में और एक चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में। नेक्स्ट अगली जो आपकी बावड़ी है वो है भूत बावड़ी। भूत बावड़ी, इसे भूतों की बावड़ी भी कहा जाता है। भूत बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? झुंझुनू में। भूत बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। चांद बावड़ी सेकंड चांद बावड़ी जोधपुर में और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। छोटी बावड़ी बड़ी बावड़ी कहाँ है? दौसा में। अगली जो बावड़ी है वो है महामंदिर का झालरा। महामंदिर का झालरा, महामंदिर का झालरा ये बावड़ी का नाम है और ये बावड़ी है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। आपने नाम सुना होगा जोधपुर में एक मंदिर बना हुआ है महामंदिर, और महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, कल्चर में पढ़ा होगा प्रमुख पीठ। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में। और वहीं पर ये बावड़ी बनी हुई है जिसे कहते हैं महामंदिर का झालरा, ये भी कहां पर है? जोधपुर में। अगली आपकी बावड़ी है सेठानी जी का जोहड़ा। सेठानी जी का जोहड़ा, सेठानी जी का जोहड़ा जो बावड़ी है वो कहाँ है? तो ये बावड़ी है चूरू में। सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ है? चूरू में। नेक्स्ट
हाडी रानी का कुंड बहुत फेमस बावड़ी है। हाडी रानी का कुंड, हाडी रानी का कुंड कहाँ है? कितनी बारी क्वेश्चन आ गया है हाडी रानी का कुंड। ये पहले टोंक जिले में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में केकड़ी में पड़ती है। क्यों? इसका रीजन आपको पता है। केकड़ी जिले में टोंक जिले से एक क्षेत्र लिया गया है, टोडा रायसिंग। हाडी रानी का कुंड प्रॉपर अगर स्थान पूछ ले तो टोडा रायसिंग में है, लेकिन टोडा रायसिंग वर्तमान में कहाँ आ गया? केकड़ी जिले में आ गया, टोंक जिले से हट चुका है। इसलिए आपको जिला भी याद रखना है कि वर्तमान में कौन से जिले में है ये? केकड़ी जिले में है। और ये जहां से अपडेटिंग क्वेश्चन आते हैं वहां पर अपने को थोड़ा सा फोकस रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि नया जीके है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है नया जीके पूछ ले आपसे, इसीलिए अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। हाडी रानी का कुंड यदि प्रॉपर जगह पूछ ले तो कहां पर है? टोडा रायसिंग, टोडा रायसिंग। लेकिन यदि जिला पूछ ले तो कौन से जिले में है वर्तमान में? केकड़ी जिले में। केकड़ी को नया जिला बनाया गया है और वहीं पर हाडी रानी का कुंड है, टोडा रायसिंग नामक स्थान। ये सारी लगभग इंपॉर्टेंट बावड़ियां मैंने आपको बता दी। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बावड़ियों पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है? तो देखो, अब तक 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। और 6 बावड़ियां कौन कौन सी है जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है और कब किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो, 29 दिसंबर 2017 में राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। 6 बावड़ियों पर क्या किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। अब ये जो 6 बावड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देखो, उन 6 बावड़ियों में एक तो है आपकी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? अभी पढ़ा था, बूंदी में है। एक है नागर सागर कुंड, नागर सागर कुंड। ये दोनों ही बावड़ियां कहाँ की है? बूंदी की, बूंदी की। और इन दोनों ही बावड़ियों पर 29 दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था। अगली बावड़ी कौन सी है? अगली बावड़ी है पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा या पन्ना मियां दोनों ही आता है। पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? आमेर में। इस पर भी डाक टिकट जारी कर दिया गया है। अगली बावड़ी है सूरज जी का झालरा, सूरज जी का झालरा, सूरज जी का झालरा। ये जो बावड़ी है ये कहाँ की बावड़ी है? जोधपुर की बावड़ी है। इस पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट अगली जो बावड़ी है आपकी वो है फेमस बावड़ी राजस्थान में, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा। इस बावड़ी पर भी डाक टिकट जारी कर दिया गया है। आखिरी जो बावड़ी है आपकी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है वो है नीम राणा बावड़ी, नीम राणा बावड़ी। और नीम राणा बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? नीम राणा अलवर, कहाँ है? अलवर में। इस तरह से इन 6 बावड़ियों पर 29 दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था। अब तक की इस क्लास में जल संरक्षण की सभी विधियों की बात की, साथ ही एक प्लस कैप्सूल मैंने आपको दिया है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। इन बावड़ियों को ध्यान से देखना, ये बावड़ियों वाला टॉपिक आपके कल्चर में भी काम आता है और कल्चर में भी पढ़ा जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही मित्रों। आगे जो अभी भी रेगिस्तान की कुछ विशेषता बची हुई है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।